interference, a very important chapter under wave optics. क्या है? थोड़ा रफ हुआ। क्या है? हमें मालूम है कि इंटेंसिटी ऑफ ए वेव क्या है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझोगे तब भी चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला लेके करना है। समझ जाओगे तो कुछ सोच पाओगे। चाइना वाले अपना ऐप नहीं बेचेंगे। अभी हो गया ना, 118 ऐप को मोदी जी ने निकाल दिया। नाउ इट इज ए ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू डेवलप दो जो ऐप्स जो वॉइड फॉर्मेशन हुआ है, वो ऐप्स बनाओ यार, पैसा कमाओ, करोड़ों कमाओ। देखते हैं कितने लोग निकल के आते हैं। इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, देखोगे 10-15 लोग ही बनाना शुरू करेंगे, बाकी लोग तो यूज करना जानते हैं। ठीक है, तो आप समझे होगे तो कोई चीज को कर पाओगे। पबजी गेम निकल गया, कोई दूसरा पबजी जैसा गेम बना दो। नहीं, हम लोग खेलते हैं, बनाते नहीं है। वी आर कंज्यूमर्स, बट बी प्रोडक्टिव कंज्यूमर्स। तो इंटरफेरेंस क्या है, चलो समझते हैं। हाँ, तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ए वेव is what? It is the energy received per unit area, per unit time. That is called intensity of a wave. मान लो कोई लाइट आ रहा है, या साउंड आ रहा है, या एक्सरे आ रहा है, या फिर आपका रिमोट कंट्रोल से सिग्नल निकल के जा रहा है, या मोबाइल से सिग्नल निकल के जा रहा है। दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पूछा गया ये जो वेव्स आ रहे हैं, इनका इंटेंसिटी यहाँ पर कितना है। क्या करना है? यू हैव टू कंसीडर ए स्मॉल एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कॉल दिस एरिया ds। कंटिन्यूअसली एनर्जी आ रहा है, आप अगर यहाँ पर वेट करोगे तो कंटिन्यूअसली एनर्जी आते जाएगा। जो आ रहा है एक बार आके नहीं जाएगा, कंटिन्यूअसली इट इज कमिंग। नाउ यू वेट हियर एंड ऑब्जर्व फॉर dt सेकेंड्स। dt सेकेंड में कंटिन्यूअसली एनर्जी आया, यहाँ पे ढेर सारे एनर्जी आए। कितना एनर्जी आया? den। जितने ज्यादा समय वेट करेंगे उतने ज्यादा एनर्जी मिलेगा, जितने ज्यादा समय वेट करेंगे उतने ज्यादा एनर्जी मिलेगा। तो den एनर्जी मिला ds एरिया के ऊपर dt सेकेंड में। den एनर्जी मिला ds एरिया के ऊपर dt सेकेंड में। व्हाट इज द एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया? अरे den एनर्जी मिला है कितने समय में ना, कितना एरिया में? ds एरिया में। यूनिट एरिया में कितना मिलेगा? by ds. This is the energy received per unit area. अच्छा, energy received per unit area is this much in how much time? In dt second. अच्छा, dt second में इतना एनर्जी मिलता है per unit area। 1 second में कितना मिलेगा? Divide dt here। तो ये हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला, den by ds dt, जिसमें dan क्या है? एनर्जी रिसीव्ड ओवर एरिया ds इन dt सेकेंड्स। तो ये हो गया इंटेंसिटी। क्या बता सकते हो इसका यूनिट क्या होगा? ये जूल्स है, ये मीटर स्क्वायर है, ये सेकेंड है। जूल पर सेकेंड होता है वाट, तो ये हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। Now I want to see it in terms of particle nature of light. Supposing यहां से कोई रे ऐसे आ रहा है और उसका इंटेंसिटी यहां पे मान लो इस सरफेस पे इंटेंसिटी I1 है, ठीक है। और मान लो कि इसका फ्रीक्वेंसी f है, इसका फ्रीक्वेंसी f है, लाइट का इंटेंसिटी I1 है। कोई दूसरा रे आके यहाँ पे पहुंच रहा है, उसका भी फ्रीक्वेंसी f है, बट इसके लिए इंटेंसिटी कुछ दूसरा है। तो हम कहेंगे
सेकेंड्स। तो आप क्या कहोगे इंटेंसिटी एन, एक फोटोन का एनर्जी होता है h इंटू एफ, आप जानते हो केमिस्ट्री में सब पढ़े हो। तो इतना एनर्जी पहुंच गया ds एरिया में dt सेकंड में। अगर हम कहेंगे ये जो लाइट रे आ रहा है उसका इंटेंसिटी I1 है, तो आप कहोगे I1 इज इक्वल टू N1 HF बाय ds dt। दूसरा लाइट रे आ रहा है, सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि I2 द इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड वन, हो सकता है उसका कम नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, ये एक मोटा बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ये एक थीन बीम ऑफ लाइट आ रहा है, N2 HF बाय ds dt। इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी निकालें, कितना पहुंचा, टोटल एनर्जी रिसीव इज इक्वल टू से इट इज डेल्टा En। कितना पहुंचा, इसके चलते कुछ पहुंचा, इसके चलते कुछ पहुंचा, N1 HF, इसके चलते N2 फोटॉन्स आए, N2 HF, N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और ये एनर्जी पहुंचा कितना एरिया में, वही एरिया में उतने ही समय में। तो नेट इंटेंसिटी क्या हुआ, नेट इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर इसका वैल्यू डालेंगे तो N1 HF प्लस N2 HF बाय ds dt is the net intensity, but N1 HF by ds dt is I1, N2 HF by ds dt is I2, so it is I1 plus I2. With our old understanding what we know about a wave and intensity, we see अगर एक रे का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे रे का इंटेंसिटी I2 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन बिकम्स I1 प्लस I2। लेकिन असलियत तो ये ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर ये I1 है इसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी I2 है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा यहाँ पे वो I1 प्लस I2 होगा, कोई जरूरी नहीं है, कुछ दूसरा भी हो सकता है, इवन I1 माइनस I2 भी हो सकता है, रूट ओवर ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये I हुआ, ये भी I हुआ, आपके हिसाब से 2I होना चाहिए इंटेंसिटी, लेकिन यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 3I भी हो सकता है, 4I भी हो सकता है। बड़ा अजीब व गरीब फेनोमेनन टेक्स प्लेस। यही फेनोमेनन कि वे टू लाइट रेज of intensity I1 and I2 reach a point, the resultant intensity at the point of superposition, point of meeting, is not equal to I1 plus I2, not necessarily equal to I1 plus I2. It may be something different from I1 plus I2. This phenomenon is called interference. मतलब इंटरफेरेंस को हम जनरल कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल नेचर से समझा नहीं सकेंगे, जनरल पार्टिकल नेचर से समझा नहीं पाएंगे। पार्टिकल नेचर के हिसाब से अगर N1 फोटोन ये लाया, N2 फोटोन ये लाया, तो टोटल फोटोन हो गया N1 प्लस N2, और उसके हिसाब से तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होना चाहिए, लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 नहीं होता है। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होना चाहिए वो नहीं होता है, इस फेनोमेनन को कहते हैं इंटेंसिटी। अब हमें इंटरफेरेंस, इस फेनोमेनन को कहते हैं इंटरफेरेंस। अभी हमें देखना है कि I1 प्लस I2 क्यों नहीं होता है, ये इंटरफेरेंस ऐसा क्यों होता है, फिर कितना होता है, I1 प्लस I2 अगर नहीं होगा तो कितना होगा, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। फिर हमारा दिमाग में और भी एक चीज आता है, दिस इज ऑर्डिनरली द सम ऑफ एनर्जीज। अगर इधर से कुछ एनर्जी आया DEN1, इधर से आया DEN2, तो टोटल एनर्जी होना चाहिए DEN1 प्लस DEN2, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उतना होगा तो फिर तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है? इधर से कुछ एनर्जी आया E1, इधर से आया E2, दोनों मिले तो देखो कि वहां पर एनर्जी उससे भी ज्यादा है या फिर उससे भी कम है।
This phenomenon is called interference. So what is basically interference? We will see when two monochromatic waves propagating almost in the same direction superimpose, the resultant intensity at the point of superposition is not necessarily equal to ordinary sum of their individual intensities. It may be more than that, less than that, equal to that, कुछ भी हो सकता है. This phenomenon is called interference. समझ में आया? What is interference? Yes, sir. When two monochromatic waves propagating almost in same direction superimpose. When two monochromatic waves propagating almost in same direction superimpose, the resultant intensity at point of superposition is not necessarily equal to ordinary sum of their individual intensities. This phenomenon is called interference. This phenomenon is called interference. By particle nature of light, the resultant intensity will be ordinary sum of their individual intensities. So interference cannot be explained by particle nature of लाइट. पार्टिकल नेचर से हम इंटरफेरेंस को प्रूव नहीं कर सकते. इट कैन बी established by wave nature of light. बहुत सिंपल है. वेव नेचर ऑफ लाइट से हम इंटरफेरेंस को समझ सकते हैं. पार्टिकल नेचर से, वेव नेचर से हम इंटरफेरेंस को समझ सकते हैं, लेकिन पार्टिकल नेचर से समझ नहीं सकते. थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो
अंडरस्टैंड दिस, हमें तीसरा पॉइंट देखना पड़ेगा कि व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। पोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहता है? इफ two waves given by y1 is equal to a sin omega t plus kx and y2 is equal to a2 sin omega t plus kx plus phi 0 meet at a point then the resultant wave is given by y is equal to resultant y1 plus y2। समझ लो, देखने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ चीजें हैं। When I represent a wave by the equation y1 is equal to a1 sin omega t plus kx, what is I1? What is I1? Y1 is displacement of the particle from mean position. Now all particles in the medium are vibrating and the energy is propagating. हर एक पार्टिकल को देखोगे वो ऊपर नीचे हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज चेंजिंग। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर पार्टिकल, दैट इज y1। कोई वेव आ रहा है, उसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज एक्सप्लेन्ड लाइक दिस, ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ t एट डिफरेंट डिस्टेंसेस x, y1 is given just for sake of understanding। suppose ऐसे एक वेव ऐसे करके जा रहा है, t सेकंड में वो यहां तक आया था और थोड़ी देर बाद यहां पर आया था, तो देखो जैसे जैसे वेव का डिस्टेंस बदल रहा है, समय बदल रहा है, ये सारा पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं। कभी ये पार्टिकल यहाँ पर था, फिर आगे वाला वेव आएगा, फिर ये नीचे था ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। एंड ये जो पार्टिकल यहां से कितना दूर पे है, दैट इज व्हाट इज y, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यू क्लियरली सी y is changing because this particle is oscillating। ठीक है, चलो सोचते हैं कि कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैं एक बार ऐसे धक्का दे देता हूं तो इसमें ऐसे 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 करके वेव जाने लगे। The maximum displacement of the particle from the mean position is called amplitude। ये ठीक है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये ऐसे ऐसे करके गया वेव, इसमें एम्पलीट्यूड हुआ। को भी छोड़ेंगे और मान लो कि उसको एक बार ऐसे मार दिए तो ऐसे ऐसे करके वेव जाने लगेगा। तो पार्टिकल अगर अकेला ये वेव होता तो डिस्प्लेसमेंट इसका मान लो a2 होता। पहला जब ऐसे ऐसे करके वेव जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट था a1, ऐसे मार दिए, ऐसे ऐसे करके वेव जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है a2। अगर ऐसे भी मार दिया और ऐसे भी मार दिए, अब दोनों वेव चलने लगेंगे, ऐसे ऐसे भी वेव जाएगा, ऐसे ऐसे भी वेव जाएगा, लेकिन पार्टिकल तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट और ऐसा डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट, पार्टिकल का इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए a2, इस डायरेक्शन में चाहिए a1, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? पार्टिकल का इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है a2, क्योंकि वेव ऐसे ऐसे करके जा रहा है, इधर को डिस्प्लेसमेंट है a2, इधर को डिस्प्लेसमेंट है a1, क्योंकि ऐसे भी मार दिए तो ऐसे ऐसे करके भी वेव जा रहा है और ऐसे ऐसे करके भी वेव जा रहा है। तो ये पार्टिकल अगर अकेला ये वाला वेव जाता तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a1 होता, अकेला ये वाला वेव जाता तो इसका डिस्प्लेसमेंट a2 होता। दोनों वेव जा रहे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ टेढ़ा ऐसे होगा बाय ट्रायंगल, है ना। द पार्टिकल विल हैव डिस्प्लेसमेंट a1 in this direction as well as displacement a2 in this direction।
व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे है कि नहीं? तो आप कहोगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर होल रूट ओवर ट्रायंगल। दैट मींस यू मस्ट रिमेंबर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स होता है। ज्यादा गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लिखना है। और ये भी देखो इतना इजी स्टेटमेंट है, वेरी मीन बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इफ y1 is a wave, y2 is another wave, resultant wave is i1 plus y2। ठीक है, रिजल्टेंट हो गया y1 plus y2, आप दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अगर इतना चीज समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी एक स्ट्रिंग में दो वेव छोड़ना चाहते हैं। ये एक वेव है जिसमें वो वेव ए से जा रहा है। ठीक है, अब इसका इंटेंसिटी कितना है? अब मान लो कि एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड है ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज ए। सेम स्ट्रिंग में मैं दूसरा वेव भी छोड़ना चाहता हूं जो कि दिखने में कुछ भी इसकी ही जैसा है, सेम है, सेम जैसे दो वेव छोड़ दिए, दोनों वेव को मिला जुला इफेक्ट हम देखना चाहते हैं, हाउ दे विल लुक लाइक। अब अगर इसका भी मान लो कि एम्पलीट्यूड ए है, तो ये जो वेव जा रहा है मान लो कि इसका इंटेंसिटी आई हुआ, तो इसका भी इंटेंसिटी आई हुआ। अब ये दोनों वेव जब किसी एक पार्टिकल के अंदर से जाएंगे, किसी एक मीडियम के अंदर से जाएंगे, आप बोलोगे सर दो वेव कैसे करते हैं? कर सकते हैं भाई, एक स्ट्रिंग ऐसा ले लो, एक स्ट्रिंग ऐसा ले लो, फिर यहां से कॉमन स्ट्रिंग ले लो, इधर से कोई वाइब्रेशन करोगे वेव ऐसे 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 भी करोगे, ऐसे 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 आएगा, यहाँ पर दोनों सुपरइम्पोज हो जाएंगे, है ना? वेव्स विल गो, यहाँ पर छेड़खानी करोगे भी ये हिलेगा, यहाँ पर छेड़खानी करोगे ये भी हिलेगा, दोनों जा रहे हैं तो भी हिलेगा। अच्छा, अगर ये दोनों वेव गए तो आप क्या कहोगे? यहां पर ये वेव गया, ये वेव गया, अकेला ये वेव जाता तो ये वाला पार्टिकल ए डिस्टेंस तक फेंका जाता, ये भी गया, इसके लिए भी ए डिस्टेंस तक फेंका गया, मतलब अभी जो वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। दोनों वेव जुड़ गए हैं, दिस इज व्हाट इज द रिजल्टेंट वेव। अब सोचो कि ये एम्पलीट्यूड कितना होगा? अगर ये ए है, ये ए है, दोनों मिलके हो गया 2a। आप जानते हो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। सपोज आई से दिस एनर्जी इज ka स्क्वायर, ये ka स्क्वायर, ये एनर्जी कितना होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी k 2a का स्क्वायर इज 4ka स्क्वायर। यू क्लियरली सी, इधर से आया ये वेव के चलते इंटेंसिटी आया आई, ये वेव के चलते इंटेंसिटी आया आई, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ गया? k स्क्वायर को अगर आई कहेंगे इट इज सेम एज 4i, और इसका इंटेंसिटी आई, इसका इंटेंसिटी आई, दोनों मिले गुल खिले 4i हो गया। कहां से आया एक्स्ट्रा एनर्जी? वेव नेचर से समझ में आया। एग्जैक्टली इन द सेम वे थोड़ा सा इसमें फेरबदल करते हैं। सपोज जो दूसरा वेव है वो इसके साथ कुछ फेज डिफरेंस में है, कितना? पाई फेज डिफरेंस में, मतलब जब इसका मैक्सिमम होता है, सेम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो कि जो दूसरा वेव हम छोड़ना चाहते हैं वो दिखने में कुछ इस किस्म का है, किस किस्म का? ऐसा, ठीक है, ये वेव कुछ इस किस्म का है, और एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड है a, इसका भी a है, इसका भी a है। चलो हम देखते हैं, अब इसका इंटेंसिटी क्या था? I इज इक्वल टू k स्क्वायर, इसका इंटेंसिटी कितना है? वही k स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर है। अब अगर रिजल्टेंट वेव देखेंगे, सोचो इस पार्टिकल के लिए ये अकेला वेव जाता, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट a होता, ये अकेला वेव जाता नीचे की तरफ होता, अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। ये वेव इसको नीचे फेंकने की कोशिश करेगा, ये वेव इसको ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा, तो आपको नेट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? 0। नो वेव विल बी हियर। मतलब इसका इंटेंसिटी आई है, इसका इंटेंसिटी आई है, और नेट इंटेंसिटी कितना हो गया?
0. So when two waves of different intensities are passing through the same medium, upon superposition resultant intensity depends, किसके ऊपर डिपेंड किया? दोनों अगर सेम फेज में होते जुड़ जाते हैं, अपोजिट फेज में है कैंसिल हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री नहीं है, वो कुछ इस किस्म का है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप कुछ नया चीज मिल जाएगा इंटेंसिटी में यहाँ पे। मतलब ये पार्टिकल इंटेंसिटी, ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा इस वेव के चलते, इस वेव के चलते of the two individual intensity, it is something different. This phenomenon is called interference. तो हम लोग क्या देखे यहाँ पे? हम लोग देखे यहाँ पे कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है, it is not ordinary sum of individual intensities and that cannot be verified by particle nature of light, however it can be proved by wave nature of light. तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्या इंटरफेरेंस डिजोबे करता है क्या इंटरफेरेंस डिजोबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को? उधर से थोड़ा सा एनर्जी आया, उधर से थोड़ा सा एनर्जी आया, दोनों मिलके ज्यादा हो गए फिर कम हो गए। अभी लिख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में इंटरफेरेंस डज नॉट disobey law of conservation of energy। ये डिजोबे नहीं करता है। सर कैसे नहीं करता? अभी भी तो देखे, एनर्जी यहां से कुछ आया, यहां से कुछ आया, मिला तो ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया, देखेंगे। होल्ड ऑन, वी शैल प्रूव इट। सो दिस वे वी कुड सी द डिफरेंट थिंग्स एसोसिएटेड। Now point number 5 अगर दोनों रिजल्टेंट दोनों वेव का इंटेंसिटी मिलके I1 प्लस I2 नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा वो अभी निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। We shall find out magnitude of resultant intensity, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दो वेव को सुपरपोज करवाएंगे। लेट द वेव्स गिवन बाय y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस kx and y2 is equal to a2 sin omega t plus kx plus phi reach a point चलो मानते हैं कि दो तो वेव दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, मोनोक्रोमेटिक है, वेवलेंथ बराबर है और आप जानते हो कि c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, c सबके लिए बराबर है, वेवलेंथ बराबर है तो फ्रीक्वेंसी बराबर हुआ। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी भी बराबर है, क्योंकि लैम्बडा बराबर है c बराबर है तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया। तो ओमेगा भी, ओमेगा क्या होता है 2πf, है ना। तो आप कहोगे ओमेगा भी दोनों का बराबर है, इसीलिए मैं दो मोनोक्रोमेटिक वेव को ऐसे लिया हूं। दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट, सो दो वेव आके एक जगह मिल रहे हैं। जब दोनों मिल रहे हैं, दोनों का वेव इक्वेशन क्या है?
A1 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये आगे जाएगा तो इसका भी फेज बदलने लगेगा, लेकिन बोल रहे हैं कि जहां पे मिल रहे हैं the wave equations are like this. The resultant wave a point of superposition is given by the principle of superposition given by y resultant is equal to y1 plus y2. ठीक है, दोनों वेव जहां पे मिले वहां पर रिजल्टेंट वेव बन गया y1 plus y2. रिमेंबर दे आर डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स. ध्यान रहे कि ये दोनों वेव का देखो इक्वेशन एक जैसा है क्योंकि मोनोक्रोमैटिक है. तो क्या अंतर है दोनों में? फाई जीरो इज फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे अगर फाई जीरो जीरो है, दोनों वेव एक साथ हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड 2a हो रहा था. फाई जीरो अगर 180 डिग्री है, एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे गया, कैंसिल हो रहा था. वी आर जनरलाइजिंग दिस फॉर एनी वैल्यू ऑफ फाई जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स. वी वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. ये डिराइवेशन अक्सर आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस, ऐसे करके पूछते हैं. हो गया? तो ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी y1 plus y2. थोड़ा मैं लिखना चाहूंगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी को y1 plus y2. y1 भी मालूम है, y2 भी मालूम है. y1 is a1 ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेव. थोड़ा सा इसको और भी सजा के लिखेंगे तो a1 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये जो क्वांटिटी था ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई जीरो, दोनों वेव के बीच में कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस होगा फाई जीरो. तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बताओ कैसे? साइन a प्लस बी, तो लिख सकते हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इंटू कॉस फाई जीरो प्लस a2 कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स इंटू साइन फाई जीरो. ऐसे लिख सकते हैं. साइन a प्लस बी फॉर्म में एक्सपांड कर दिए. यू आर ऑल मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, समझ में तो आ रहा होगा. अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं. कॉमन चले जाएगा तो क्या मिलेगा? a1 प्लस a2 cos फाई जीरो होल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस a2 साइन फाई जीरो इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स. ऐसा कुछ चीज है. थोड़ा देखेंगे तो ये जो चीज आया अभी, अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स को हम थीटा मानेंगे, कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स को भी ये भी थीटा हो जाएगा. ये पूरा चीज को a मानेंगे, ये पूरा चीज को b मानेंगे, तो ये पूरा चीज दिखने में लगेगा इट इज a साइन थीटा प्लस b cos थीटा. ऐसा फॉर्म में आया है. जो एंटायर अभी एक्सप्रेशन देखे, इट इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस, a sin थीटा प्लस b cos थीटा. समझ में तो आ रहा होगा. ये क्या है? y का रिजल्टेंट वेव. द रिजल्टेंट वेव इज कमिंग लाइक दिस. व्हाट इज a? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन.
अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब रिजल्टेंट y का मैक्सिमम वैल्यू, रिजल्टेंट y का मैक्सिमम वैल्यू। अगर रिजल्टेंट y है ये, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपको मालूम होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज, अगर y ये है तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर। तो जैसे हम लोग को ये एक्सप्रेशन आ गया है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूं और डायरेक्टली लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसमें? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव is equal to ARES, that is equal to y maximum value है ना, implies A resultant is equal to resultant y का maximum value, resultant y का maximum value क्या है? resultant y का maximum value है A1 plus A2 cos phi 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर A2 sin phi 0 का स्क्वायर होल ओवर। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या मिलेगा? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 0 A2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 0। Just a minute. It is A1 square plus A2 square cos square phi 0 A plus B का whole square plus twice of A1 A2 cos phi 0 plus A2 square sin square phi 0 का whole root over। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये यहां पर A2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 0 है, A2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 0 है। A2 स्क्वायर कॉमन चले जाएगा, दोनों में रह जाएगा cos स्क्वायर phi 0 प्लस sin स्क्वायर phi 0। आप तो जानते हो इन दोनों में बहुत प्यार है, जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं, तो दोनों मिलके एक हो जाएंगे। रहेगा क्या? A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos phi 0। देखो तो आपका पुराना प्यारा सा ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला जैसे दिख रहा है और वैसे ही फॉर्मूला है। So what you find? The resultant amplitude is given by A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi 0। So when two waves y1 is equal to A1 sin omega t plus kx and y2 is equal to A2 sin omega t plus kx plus phi 0 meet at a point, जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi 0। thus if two monochromatic waves of amplitudes A1 and A2
meet at a point with a phase difference phi 0, the resultant amplitude is given by A resultant is equal to A1 square A2 square ट्रायंगल वाला फॉर्मूला 2A1 A2 cos phi 0। ठीक है, ऐसा ये अभी हम लोग देखें। लेट I1 इंटेंसिटी of first wave is equal to k A1 square। सिमिलरली I2 क्या होगा, k A2 square। I नेट क्या होगा, k A रिजल्टेंट का स्क्वायर, है कि नहीं? तो चलो निकालते हैं। 10 I नेट is k A resultant का square because it is proportional to the square of the amplitude is equal to k times रूट ओवर निकल जाएगा A1 square A2 square 2A1 A2 cos phi 0, है कि नहीं? That is multiply करो k1 square k2 square twice of I will say k A1 A2 मैं लेकिन लिखना चाहता हूं थोड़ा ऐसे रूट के A1 रूट के A2, बात तो एक ही हुआ ना, रूट के हो गया k cos phi 0। But what is k1 square? k1 square I1, k2 square I2। Now k1 square is I1, root k1 क्या हो जाएगा, root k1 is root over of I1, ये root over of I2 into cos phi 0। देख रहे हो, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो सिर्फ A1 I1 प्लस I2 नहीं है, उसके साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ा हुआ पार्ट बदलता है phi 0 के साथ। अगर दोनों सेम फेज में है, phi 0 का वैल्यू हो गया 0, तो इंटेंसिटी विल बी समथिंग डिफरेंट। phi 0 का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, इंटेंसिटी विल बी I1 प्लस I2। phi 0 का वैल्यू हो गया 180 डिग्री, थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो दोनों वेव जहां पहुंच रहे हैं वहां पर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, दैट विल डिसाइड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन। दे विल आस्क यू इन द एग्जाम, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस derive an expression for resultant intensity at the point of superposition। So you have to start and finish here। The resultant intensity is given by I1 plus I2 plus 2 root over of I1 I2 cos phi 0। समझ में आ गया?